सर मेरा पहला सवाल ये है कि ये पटकथा लिख कौन रहा है आखिर, जो कुछ टीएमसी में हो रहा है? धन्यवाद हो जी। अगर पार्टी सांसदों की, टीएमसी सांसदों की बैठक भूपेंद्र यादव साहब के घर हो रही है, अगर टीएमसी सांसदों के द्वारा लिखे जा रहे पत्रों को भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग बाकायदे उसको सार्वजनिक कर रहे हैं, अगर टीएमसी के नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार टीएमसी सांसदों की संख्या बता रहे हैं जो पार्टी छोड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे है। भारतीय जनता पार्टी टीएमसी को कमजोर करना चाहती है, और ये अनायास भी नहीं है। एक कमजोर टीएमसी पश्चिम बंगाल में एक ऐसी टीएमसी जिसके पास उसके पास संख्या बल ना हो, वह भारतीय जनता पार्टी के को सूट करता है, उसके लिए उपयोगी है। टीएमसी के सांसद पार्टी से टूट करके लोकसभा में और राज्यसभा में उनका समर्थन करें, यह उनकी आज की जरूरत है। उनको जो अपने तमाम विवादास्पद बिलों को जो पास कराना है, जिसको पिछले दिनों विपक्ष ने पास नहीं होने दिया, तो उनको सांसदों की आवश्यकता है। तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस टूट के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। ये बहुत जल्दी नहीं हो रहा, अभी 4 मई को ही नतीजे आए थे, इतनी जल्दी? कुछ तो भरोसा रहा होगा ना, कुछ तो विश्वास रहा होगा ममता बनर्जी अभिषेक का इन विधायकों के साथ, इन सांसदों के साथ कोई रिश्ता तो रहा होगा ना, इतनी जल्दी कैसे मोहभंग हो गया? नहीं, सवाल है ना कि हाँ, ये बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका, लेकिन जब सत्ता संस्थागत तरीके से बाटियों को तोड़ने लगती है तो ये चीजें काम नहीं करती। आप महाराष्ट्र में का एकनाथ शिंदे साहब का 2-4 दिन का संपर्क था बाला साहब ठाकरे साहब से। एकनाथ शिंदे साहब बाकायदे बाला साहब ठाकरे के नजदीकी लोगों में से रहे हैं। उद्धव ठाकरे से इनका कोई विवाद नहीं था, टूट गए, तोड़ दिया बीजेपी ने, अपने साथ लेके गई, उनके नेताओं को जगह जगह सुरक्षित रखा, फिर लेकर के आई और पार्टी अलग हो गई, और आज उनके सत्ता में भागीदार हैं। क्या अजीत दादा पवार तो सगे भतीजे हैं शरद पवार के, वो अलग हो गए, पार्टी टूट गई। लेकिन सर मेरा जो सवाल था वो ये था कि 2019 में उद्धव वाली शिवसेना अलग हुई थी बीजेपी से, नतीजे आए थे महाराष्ट्र चुनाव के, उसके बाद अपनी सरकार बनाई थी, खुद उद्धव मुख्यमंत्री बने थे, पहली बार ठाकरे परिवार में किसी व्यक्ति ने कोई पद ग्रहण किया था। लेकिन 3 साल लग गए, 2022 में आके पार्टी टूटी थी। 3 साल तक, 2.5 साल तक तो मुख्यमंत्री रहे ही थे वो, कोरोना पूरे काल में रहे थे मुख्यमंत्री वो। लेकिन टीएमसी में हम देख रहे हैं 1 महीने के अंदर ही सब कुछ हो गया। क्या इससे यह माना जाए कि जितने लोग थे वो सिर्फ व सिर्फ सत्ता का सुख हासिल करने के लिए उनके साथ थे, एक डर था इनके बीच में, नहीं तो ये टूट पहले ही हो जाती? एक कह सकते हैं आप, ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ममता बनर्जी ने भी कोई पार्टी को संगठन के आधार पर, संगठन को बहुत मजबूत करने का थोड़े प्रयास किया। उन्होंने भी इधर से उधर से लोगों को अपने पार्टी में ले आई, चुनाव लड़ाया, उनको जीत दिलाई, खिलाड़ियों को, सिनेमा में काम करने वाले लोगों को, तो अपना। लेकिन आप सोचिए ना, खिलाड़ी में कीर्ति आजाद भी खिलाड़ी हैं, बड़ी मजबूत डटे हुए हैं टीम में ममता बनर्जी के साथ। फिल्म अभिनेताओं में शत्रुघ्न सिन्हा भी हैं, बड़ी मजबूती के साथ डटे हुए हैं। वही यूसुफ पठान भी खिलाड़ी हैं, वो तो एक बार में झटके में चले गए। और उन्होंने एक दिन पहले बयान जारी किया, खुद अपनी तरफ से बयान जारी किया, उसका एक वीडियो उन्होंने जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने उनसे पद छोड़ने के लिए नहीं कहा। इसलिए बात जो कही जा रही है कि पद छोड़ने के लिए उन्होंने कहा, उन्होंने और मैंने मना कर दिया, ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। उन्होंने बिल्कुल उस अपने वीडियो में ये नहीं कहा कि यदि ममता बनर्जी उसे कहती हैं पद छोड़ने के लिए, इस्तीफा देने के लिए, तब उनका रवैया क्या होगा। एक बार में महुआ मित्रा ने उनको ट्वीट किया कि उनको अमित शाह जी ने बुलाया और तुरंत भागते हुए दिल्ली पहुंच गए। तो कोई एक समय व्यक्तिगत गुण दोष है, कौन किसके साथ जा रहा है, कौन किसके साथ नहीं जा रहा है। लेकिन अभी भी कम से कम एक संस्थागत प्रयास करने के बावजूद भी जो संख्या बल कल से बताया जा रहा है कि 20 सांसद तो अभी तक कहीं नहीं आए। जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, निश्चित रूप से उसमें से दो नाराज लोग हैं, जिनकी नाराजगी पहले से भी थी। आप कोकिला घोष और ये शेखरेंदु रे साहब, बाकी जिन लोगों का नाम तो आप, अगर आप कई पार्टी के सांसद हैं
और उनकी अपनी नाराजगी रही। ढेर सारे लोग तो अपने अपने जो के खिलाफ मामले दर्ज हैं, जांचें चल रही हैं, संपत्तियों के को लेकर के शिकायतें हैं, उनको बचाने में लगे हुए हैं। अगर आप बात कीजिए कि जैसे खलीलुर रहमान साहब जो मुर्शिदाबाद के सांसद हैं, जी। कितनी बार मतलब वो विधायक भी बने और सांसद भी बने, लेकिन अगर अगर सरकार आपके पीछे पड़ेगी तो बड़ा बहुत मुश्किल होता है बच पाना। आप देखिए कि जब पार्टी की टूटन शुरू हुई तब अब गिरफ्तारियां रुक गई हैं। सरकार बनते ही क्या शुरू हुआ पश्चिम बंगाल में? सरकार जब गठित होती है तो पहला काम सरकारें क्या करती हैं कि जो अपनी प्राथमिकताएं हैं, जो उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में वायदे किए हैं, जो राज्य के जनता से जुड़े हुए प्राथमिक मुद्दे हैं, उनको सुलझाने का और उन पर निर्णय लेने का निर्णय करती है। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? सरकार बनते ही टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हो गई, कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी शुरू हो आप गई। गिरफ्तारियों की बात करें, एक बड़ी खबर आई है सुनील जी, अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। सीआईडी की एक टीम पहुंची है ममता बनर्जी के घर पर, कोलकाता में जो उनका घर है, और ये टीम एक मामले की जांच करी। मामला क्या है? जाली हस्ताक्षर वाला जो मामला है उसको लेकर। क्या आपको लगता है कि ममता के परिवार पर कोई आंच आएगी? मतलब ऐसा कदम उठा सकती है बीजेपी कि उनको थोड़ा बहुत परेशानी का सामना करना पड़े? कुछ भी, लेकिन इससे मौका मिल जाएगा उन्हें विक्टिम कार्ड खेलने का, या फिर से नंदीग्राम वाला दोहराने का। नहीं, वो उनको अभी चिंता नहीं। आज थोड़ा कोई चुनाव होने जा रहा है, चुनाव तो अभी 2 साल बाद है। लेकिन यह है कि कुछ भी हो सकता है। ममता बनर्जी को तोड़ने के लिए, ममता बनर्जी के सांसदों को तोड़ने के लिए, ममता बनर्जी के समर्थकों को तोड़ने के लिए किसी सीमा तक, उसमें कोई सीमा नहीं आई है कि ये इसके आगे नहीं जाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि ममता बनर्जी के ऊपर अभी तक कोई कम से कम भ्रष्टाचार का आरोप लगा नहीं है। उनके विरोधी भी इनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा पाए। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं या नहीं है, या भ्रष्टाचार के मामले हैं या है नया नहीं है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन मैंने कोई सार्वजनिक डोमेन में कोई आरोप उनके खिलाफ नहीं देखा। उनके विरोधी भी कोई उनको लेकर के कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाते। जो कुछ भी आरोप लगते हैं वो अभिषेक बनर्जी पर लगते हैं। बिल्कुल। ममता बनर्जी को आप इस मुद्दे पर घेर पाएगी बीजेपी? मुझे लगता है कि यह संभव होगा नहीं। और ममता बनर्जी को भी कोई ऐसा नहीं है ना कि उनका पूरा जनाधारी खत्म हो गया, वो शून्य पे पहुंच गए। इस विधानसभा के चुनाव में भी 41% वोट उनको मिला है, और टीएमसी और बीजेपी के बीच में जो मतों का अंतर है वो केवल 32 लाख मतों का अंतर है। उसमें भी अगर आप जो एसआईआर की प्रक्रिया के तहत जिन लोगों का नाम, 90 लाख लोगों के नाम कट गए, 27 लाख लोग उसमें ऐसे हैं जो तार्किक विसंगति के नाम पर मतदान से वंचित हो गए। तो आप पूरे पृष्ठभूमि में अगर इसका मूल्यांकन करेंगे तो ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी पूरी तरह से खारिज कर दिया लोगों ने। हाँ, 15 साल अगर सत्ता में रहेंगे तो लोग नाराज तो होंगे ही आपसे, इससे आप बच थोड़े सकते हैं। लेकिन आज ये स्थिति हो गई है कि ममता बनर्जी को कोई की लोकप्रियता कोई नहीं रह गई, या कोई उनका जनाधार नहीं रह गया। ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी, मुझे लगता है कि हाँ, उम्र एक कारण हो सकता है, लेकिन एक जन नेता है, उनके पास एक जन समर्थन है। तो अगर उनके खिलाफ विंडिक्टिव कार्रवाई की गई तो निश्चित रूप से उसका लाभ उनको मिल सकता है, उनको सहानुभूति का लाभ मिल सकता है। लेकिन चूंकि ये सहानुभूति की स्थितियां, तो इसका फैसला तो होता है चुनाव वगैरह में। चुनाव तो अभी कुछ है नहीं वहां, इसलिए अभी प्राथमिकता बीजेपी की यही है, बनी हुई है कि उनके सांसदों का समर्थन बीजेपी एनडीए को मिल जाए। एक बड़ा समूह उनके साथ आए जो उनका समर्थन करे, जिससे लोकसभा में और राज्यसभा में उनको अपने बिल पास कराने में जो विपक्ष की तरह से विरोध। उस पर आएंगे सुनील जी, उन सवालों पर आएंगे। अभी टीएमसी पर एक और सवाल है। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं जो कोलकाता में हैं, उनका कहना है कि अगर ममता बनर्जी ने अपने भतीजे को सियासी तौर पर आगे बढ़ाने का प्रयास न किया होता तो शायद उनकी पार्टी में ऐसी भगदड़ अभी नहीं मचती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो खुद को ऐसा मानकर चल रहे थे कि ममता के बाद शायद मुझे मौका मिल जाए। लेकिन जब उन्होंने अपने भतीजे को आगे बढ़ाने की कोशिश की और लगातार उनकी ताकत बढ़ाती चली गई, जैसा कि बीच बीच में खबरें भी आती थी, जब इनकी सरकार थी तब भी आती थी कि अभिषेक का अपना एक गुट है युवा नेताओं का, वो अपनी मर्जी से बहुत कुछ करते हैं, और ये चीजें बहुत सारे नेताओं को अखर रही थी। जो पुराने नेता थे, जो 20 साल 30 साल 40 साल से ममता के साथ थे, उनको लग रहा था कि नया लड़का अभी का आया जिसने ना पार्टी बनाते वक्त ममता के साथ था, वो कैसे इतने फैसले ले सकता है। क्या आपको लगता है कि भतीजे की वजह से भी बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है ममता को? अभिषेक बनर्जी कोई तो पहली बार प्राथमिकता में तो नहीं है, पहले से है। अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली को लेकर के शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दिया था, बाकी लोग भी इस्तीफा दे देते।
तो रोक रहा था उनको। और क्या अगर अगर आप सत्ता के दबाव में इस्तीफा दे रहे हैं तो अभिषेक बनर्जी का नाम तो बहाना है। जिन लोगों को अगर क्या आज अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी अपनी पार्टी से अलग कर दें, या उनको जो राष्ट्रीय महासचिव का दर्जा दी हुई है या संसदीय नेता बना के रखा हुआ है उससे अलग करें तो पार्टी में टूट रुक जाएगी। यह केवल एक 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 नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है। भाई आप सोचिए ना, जवाहर सरकार ने इस्तीफा दे दिया राज्यसभा से कि नहीं हम नहीं रहेंगे। शुभेंदु अधिकारी ने यही आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया था टीएमसी से कि ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को स्थापित करने का प्रयास कर रही हैं, वो अलग हो जाएंगे। अलग हो गए। लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष किया, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो जो कोई भी इस बात को कह रहा है, जिसकी अगर सुखेंदु रे साहब को ये शिकायत है तो इस्तीफा दे सकते थे वो। आज जो बयान उनका मैं पढ़ रहा हूं कि अगर मैं इस्तीफा पहले दे दिया होता तो मेरी हत्या हो जाती। ये एक सुखेंदु रे साहब कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बड़े नेता है पार्टी के। ये केवल और केवल अपनी पार्टी छोड़ने का एक कारण बताया जा रहा है इसको। ये आप इस पार्टी छोड़ने वाले ये नहीं बता पा रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से हमको दबाव है या बीजेपी की तरफ से हमको आकर्षण दिया गया है। आप सौगत राय साहब का बयान पढ़ लीजिए। सौगत राय साहब ने तो खुल के कहा है ना कि उनको बीजेपी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसको उन्होंने मना कर दिया। तो ये इस तरह की स्थितियां हर जगह हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.